जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेसीसी ऑफिशियल। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक से होइएगा और आपका पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो आइए आज हम लोग बाबू बिहार बोर्ड जो मैट्रिक परीक्षा 2027 में पूछने वाला है उसका हम क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। 10th का भूगोल है, क्लास 10th का भूगोल है, चैप्टर 1 का ख लिए हैं जल संसाधन। ठीक ना? ऑब्जेक्टिव सबको लिया गया है, यानी इससे बाहर आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। ठीक ना? पूरे चैप्टर पढ़ करके हमने सब ऑब्जेक्टिव को यहाँ दिए हैं। ठीक, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों यार में शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। आइए, पहला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका है? आपका ऑप्शन ए है 3/4, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 1/3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 3/4 भाग ढका हुआ है जल। ठीक, दूसरा प्रश्न कहता है जल किस प्रकार का संसाधन है। जल्दी बताइए जल किस प्रकार का संसाधन है। आपका ऑप्शन ए है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन बी है नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी यानी नवीकरणीय भी और अनवीकरणीय भी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर मेरे भाई ऑप्शन बी हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को कौन सी ग्रह की संज्ञा दी गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जल की अधिकता के कारण, तो बाबू हम सभी जानते हैं उसको नीला ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। ठीक, चौथा प्रश्न ये रहा। कहता है जल स्रोत के विविध रूप क्या है। जल स्रोत के विविध रूप यानी विभिन्न रूप क्या है। ऑप्शन ए है भूमिगत जल है, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय जल है, ऑप्शन सी है महासागरीय जल है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बाबू ये सभी है। क्या है? ये सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक ना? भूमिगत जल भी है, वायुमंडलीय जल भी है और महासागरीय जल भी है। ठीक ना? एक भूपृष्ठीय जल भी है, भूपृष्ठीय जल भी है। ठीक, चलिए पांचवा प्रश्न कहता निम्न में से कौन सबसे बड़े जल संग्राहक केंद्र होते हैं। निम्न में से कौन सबसे बड़े जल संग्राहक जल संग्रहण करने वाला केंद्र होता है। आपका ऑप्शन ए है नदी होता है, ऑप्शन बी है तालाब होता है, ऑप्शन सी है महासागर, या ऑप्शन डी है झील। जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका होने वाला है। बाबू नदी नहीं होता है, ना तालाब होता है, ना ही झील होता है, ये महासागर होता है। क्या होता है? महासागर। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक ना? छठा प्रश्न कहता निम्नलिखित में से किसे जलाधि की संज्ञा दी जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न बाबू, हमने चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ के ये सब क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आप सब भी चैप्टर पढ़िए, किताब पढ़िए। जलाधि की संज्ञा किसे दी गया है? अब ये पढ़ाए बाबू, जो जल संग्रहण करने का जो केंद्र होता है उसी को हम लोग जलाधि की भी संज्ञा देते हैं। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, सातवां प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक है। जीवों की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक। आपका ऑप्शन ए है हवा है, ऑप्शन बी है पानी है, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी है। इसमें महत्वपूर्ण पूछा है। क्या पूछा है? महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण में वो आपका पानी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सब भी है, ठीक ना? ऑक्सीजन भी है, हवा भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पानी है, क्योंकि हम लोग जल संसाधन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक ना? इसलिए पानी की प्राथमिकता दी गई है। आठवां प्रश्न तथा विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है। जल्दी बताइए, विश्व का जो कुल जल है उसका आयतन का कितना प्रतिशत जल महासागरों में पाया जाता है। जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन ए है 90.5%, ऑप्शन बी है 95.5%, ऑप्शन सी है 96%, ऑप्शन डी है 96.5%। जल्दी बताइए क्या आंसर होने वाला है।
तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 96.5%। ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। कहता विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय यानी मृदु जल है? विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत अलवणीय यानी मृदु जल है? आपका ऑप्शन ए है मात्र 2.5%, ऑप्शन बी है मात्र 3.5%, ऑप्शन सी है मात्र 4.5%, ऑप्शन डी है मात्र 1.5%। जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मात्र 2.5%, 2.5% है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कहता है उत्तर बिहार के लोग या किसान, उत्तर बिहार के लोग या किसान किससे त्रस्त रहते हैं बाबू? जब हम यहाँ जो वीडियो बना रहे हैं बाबू, हम लोग उत्तर बिहार में पढ़ते हैं, ठीक ना। तो हम लोग बाबू यहाँ बाढ़ से बहुत त्रस्त रहते हैं। किससे रहते हैं? बाढ़ से, ठीक ना। ना सूखा से रहते हैं, ना भूखमरी से रहते हैं, ठीक ना। तो बाढ़ से त्रस्त रहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उत्तर बिहार के लोग या किसान बाढ़ से त्रस्त रहते हैं। 11वां प्रश्न कहता है उत्तरी गोलार्ध को कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? जल्दी बताइए। स्थल गोलार्ध, या जल गोलार्ध, या प्रशांत महासागर, या भूमध्य सागर? जल्दी बताइए। तो बाबू ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, स्थल गोलार्ध कहते हैं। आइए 12 नंबर प्रश्न पर। कहता दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? तो बाबू दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल गोलार्ध। इसका भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक ना। स्थल गोलार्ध, भूमध्य सागर या प्रशांत महासागर नहीं कहा जाता है, ठीक। आइए 13 नंबर प्रश्न पर। कहता कितना भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है? कितना भूमिगत जल स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है? आपका ऑप्शन ए है 15%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन सी है 25%, ऑप्शन डी है 30%। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 25% है। कितना है? 25%। 14 नंबर प्रश्न कहता धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? धरातल पर भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? आपका ऑप्शन ए है नदी है, ऑप्शन बी है झील है, ऑप्शन सी है तालाब है, ऑप्शन डी है वर्षण है। जल्दी से बताइए। धरातल की बात कहा है, धरातल पर क्या हो जाएगा बाबू? वर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्षण हो जाएगा। नदी, झील और तालाब नहीं होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आइए 15 नंबर प्रश्न वर्षण से ही संबंधित है। कहता वर्षण का कितना भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है? जितना क्वेश्चन बाबू देख रहे हैं आप सब, ये सब पूरे किताब पढ़कर लिया गया है, किताब से ही है प्रश्न, ठीक ना। मेरा क्वेश्चन का भाषा अलग हो सकता है, ठीक ना। आप लोग बहुत सारे ऐसा होगा जो गाइड का ही क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन लेकर के ही लेके दे देते हैं, ठीक ना। तो हम पूरे किताब को पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े हैं, किताब से क्वेश्चन लिए हैं, ठीक ना। जल्दी बताइए वर्षण का कितना भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है? ऑप्शन ए है लगभग 15%, ऑप्शन बी है लगभग 20%, ऑप्शन सी है लगभग 25%, या ऑप्शन डी है लगभग 30%। जल्दी से बताइए। तो बाबू आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, लगभग 20%। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं कितना नंबर प्रश्न है। पूरे किताब का प्रश्न लिया गया है, ठीक ना। भाषा चेंज है। क्वेश्चन है कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के किन 3 बड़ी नदियों में प्रवाहित होती है? कितना बढ़िया प्रश्न है बाबू, देखिए। कहता है कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के किन 3 बड़ी नदियों में प्रवाहित होती है? आपका ऑप्शन ए में है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी में है सिंधु गंगा कृष्णा, ऑप्शन सी में है सिंधु गंगा नर्मदा, ऑप्शन डी में है कावेरी ताप्ती और महानदी। जल्दी से बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं बाबू। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक। आइए 17 नंबर प्रश्न पर। कहता उपयोग योग्य जल
भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा नदी का स्थान प्रथम है? ठीक ना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। उपयोग योग में लाने वाले जल भंडारण की क्षमता को अनुपातिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो कौन सा नदी का स्थान प्रथम होगा? ठीक ना, आपका ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है ताप्ती। जल्दी से बताइए। तो बाबू ना गंगा होगा, ना यमुना होगा, ना नर्मदा होगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ताप्ती नदी। ठीक ना, आइए 18 नंबर प्रश्न पर। कहता प्राणियों में जल का अंश विद्यमान रहता है, प्राणियों में जल का अंश विद्यमान रहता है। जल्दी बताइए। आपका ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 65%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन डी है 90%। जल्दी बताइए। तो बाबू प्राणियों में जल जो है वो जल का अंश 65% विद्यमान रहता है, 65% रहता है। ठीक ना, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, आइए 19वां प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है ताप्ती नदी पर, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है गंगा नदी पर, ऑप्शन डी है कावेरी नदी पर। जल्दी से बताइए क्या आंसर सही होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन ए होने वाला है, ताप्ती नदी पर बनाया गया है। ठीक, 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न करने के बाद आप लोग बताइएगा 20 नंबर आप लोगों को कितना नंबर आया है। ठीक, कहता नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का संगठन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का संगठन है? आप गाइड उल्टा के भी देख सकते हैं। ठीक ने, मेरा क्वेश्चन का भाषा उस गाइड के भाषा से भी अलग है। ठीक, आपका ऑप्शन ए है गैर सरकारी संगठन है, या ऑप्शन बी है सरकारी संगठन है, या ऑप्शन सी दोनों है, सरकारी और गैर सरकारी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो बाबू नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये गैर सरकारी संगठन है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को 20 में से कितना नंबर आया है। ठीक ना, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन 21 नंबर आ गया है। कहता है स्वीडन के एक विशेषज्ञ, उनका नाम क्या था? देख लीजिए, उनका नाम था फॉल्कन मार्क। क्या नाम था? फॉल्कन मार्क था। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल की आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न। स्वीडन के एक विशेषज्ञ थे फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितना जल की आवश्यकता होती है? आपका ऑप्शन ए है 3000 घन लीटर, ऑप्शन बी है 2000 घन लीटर, ऑप्शन सी है 1000 घन लीटर, ऑप्शन डी है 5000 घन लीटर। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1000 घन लीटर की आवश्यकता पड़ती है। आइए 22वां प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। कानपुर के 180 चमड़े के कारखानों में, आइए कानपुर में कितना चमड़ा की फैक्ट्री है? 180 है। ठीक ना, उसमें कहता है प्रतिदिन कितना लीटर मल जल गंगा में विसर्जित होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न बाबू। कानपुर के 180 चमड़ा के कारखाना में प्रतिदिन कितना लीटर मल जल गंगा में विसर्जित होता है? आपका ऑप्शन ए है 50 लाख लीटर, ऑप्शन बी है 58 लाख लीटर, ऑप्शन सी है 60 लाख लीटर, ऑप्शन डी है 65 लाख लीटर। जल्दी बताइए क्या आंसर सही होने वाला है। तो बाबू जब आप किताब पढ़िएगा ना तो किताब में एक डिब्बा बना के दिया हुआ है, उसमें लिखा होगा 58 लाख लीटर प्रतिदिन गंगा में विसर्जित होता है। तो गंगा काहे ना दूषित होगी। ठीक, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जल के अतिदोहन से किसके संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? ये भी क्वेश्चन पूरे किताब पढ़िएगा तो ही समझ में आएगा। आपका ऑप्शन ए है क्लोराइड की, ऑप्शन बी है फ्लोराइड की, ऑप्शन सी है लौह अयस्क की, ऑप्शन डी है आर्सेनिक की। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्सेनिक। ये इंग्लिश नेम है बाबू आर्सेनिक, इसका हिंदी होता है सांखिया। क्या होता है? सांखिया। ठीक ना, इसका बिहार की बात हो रहा है, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के कुछ भाग में जल के दोहन से
सांख्या नामक या आर्सेनिक नामक संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। ठीक, आइए 24 नंबर प्रश्न। कहता है राजस्थान एवं महाराष्ट्र में जल के अतिदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण में वृद्धि हुई है? बहुत बढ़िया प्रश्न। आपका ऑप्शन ए है फ्लोराइड, ऑप्शन बी है क्लोराइड, ऑप्शन सी है आर्सेनिक, ऑप्शन डी है लौह अयस्क। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक ना, तो क्लोराइड का नहीं हुआ है, आर्सेनिक या सांख्या का नहीं हुआ है, लौह अयस्क का भी नहीं हुआ है, तो फ्लोराइड में वृद्धि हुआ है। ठीक ना, फ्लोराइड जैसे तत्व के संकेंद्रण में वृद्धि हुआ है। आइए 25 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता जल संकट निवारण हेतु सरकार ने कब राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति प्रदान किया था? ठीक ना, आपका ऑप्शन ए है सितंबर 1985 में, ऑप्शन बी है दिसंबर 1997 में, ऑप्शन सी है सितंबर 1987 में, ऑप्शन डी है जनवरी 2002 में। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक ना, तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सितंबर 1987 में। ठीक ना, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आइए 26 नंबर प्रश्न। कहता जल समस्याओं से उभरने के लिए सरकार ने कब संशोधित करके राष्ट्रीय जल नीति के रूप में प्रस्तुत किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न, पूरे किताब का प्रश्न है बाबू, इसलिए इसका भाषा थोड़ा लंबा हो जाता है, हम किसी गाइड में से नहीं देख के बनाते हैं। कहता जल समस्याओं से उभरने के लिए सरकार ने कब संशोधित करके राष्ट्रीय जल नीति के रूप में प्रस्तुत किया था? आपका ऑप्शन ए है 2002 में, ऑप्शन बी है 2003 में, ऑप्शन सी है 2004 में, ऑप्शन डी है 2005 में। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2002 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न। कहता सरकार ने जल संरक्षण के सिद्धांत को ध्यान में रखकर किन योजनाओं को निर्मित किया? बहुत बढ़िया प्रश्न। सरकार ने जल संरक्षण के सिद्धांत को ध्यान में रखकर किन योजनाओं को निर्मित किया था? आपका ऑप्शन ए है जल की उपलब्धता को बनाए रखना, ये भी बात सही है। ऑप्शन बी है जल को प्रदूषित होने से बचाना, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी है प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उनका पुनर्चक्रण करना, यही बात सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कहता निम्नलिखित में से कौन जल मिशन देकर भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था? इनमें से कौन से ऐसे आदमी हैं जिन्होंने जल मिशन दिया था, भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था? आपका ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से बताइए। तो चलिए बाबू, ये महान जो कलाम साहब थे, ऑप्शन बी, इन्होंने जल मिशन देकर भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया था। आप लोग बताइए, ऑप्शन डी आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? ठीक ना, कमेंट करके बताइएगा। 29 नंबर प्रश्न। कहता विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपका ऑप्शन है चेरापूंजी, ऑप्शन बी है मानिसराम, ऑप्शन सी है चेरापूंजी और मानिसराम दोनों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बाबू ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हम सभी जानते हैं चेरापूंजी और मानिसराम दोनों जगह। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि चेरापूंजी और मानिसराम किस राज्य से संबंधित है। ठीक ना, राज्य का नाम बताना, आप लोगों को राज्य का नाम बताना, कौन सा राज्य में ये चेरापूंजी और मानिसराम पड़ता है। आइए 30 नंबर प्रश्न पर। तरुण भारत संघ ये कहाँ की एनजीओ है? एनजीओ का पूरा नाम देख लीजिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक ना, तरुण भारत संघ कहाँ की एनजीओ है? आपका ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है हरियाणा। जल्दी से बताइए। चलिए बाबू, तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। राजस्थान की ये एनजीओ है तरुण भारत संघ। आगे बढ़ा जाए। 31 नंबर प्रश्न।
कहता निम्नलिखित में से कौन बिहार की नदी घाटी परियोजना है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की नदी घाटी परियोजना है? आपका ऑप्शन ए है सोन नदी घाटी परियोजना, ये भी बाबू है, ये है। गंडक नदी घाटी परियोजना, ये भी है। कोसी नदी घाटी परियोजना, ये भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी परियोजना मेरा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए 32 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे प्राचीन नदी घाटी है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की बात कर रहा है, सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है? आपका ऑप्शन ए है सोन नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन बी है गंडक नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है कोसी नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी परियोजना, ठीक ना। तो इसमें तुक्का वाला आंसर नहीं चलेगा बाबू, जल्दी से बताइए बिहार में जो है कौन सी नदी परियोजना सबसे प्राचीन है यानी पुरानी है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक ना। 33 नंबर प्रश्न कहता है सोन नदी घाटी परियोजना को ब्रिटिश सरकार ने कब विकास किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न। फिर भी फिर हम आपको बाबू दोहरा करके इससे बात कर रहे हैं, किताब पढ़िए, ठीक ना, किताब पढ़िए, सब क्वेश्चन किताब में दिया गया है, किताब पढ़ने से आपको काफी नॉलेज होगा, ठीक। कहता है सोन नदी घाटी परियोजना को ब्रिटिश सरकार ने कब विकास किया था? आपका ऑप्शन ए है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1874 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1876 ईस्वी में। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 1874 ईस्वी में, ठीक। आइए 34 नंबर प्रश्न पर। कहता है सोन नदी घाटी परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? बहुत बढ़िया प्रश्न। सोन नदी घाटी परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? आपका ऑप्शन ए है 130 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 135 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 140 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 145 किलोमीटर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी 130 किलोमीटर है। कितना है? 130 किलोमीटर। 35वां प्रश्न सोन नदी घाटी परियोजना से ही है बाबू। क्वेश्चन कह रहा है सोन नदी घाटी परियोजना के पूरब की नहर से किन जिलों की भूमि सिंचित होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न। सोन नदी घाटी परियोजना के पूरब की नहर से किन जिलों की भूमि सिंचित होती है? आपका ऑप्शन ए है पटना, गया, औरंगाबाद, ऑप्शन बी है पटना, बक्सर, नवादा, ऑप्शन सी है रोहतास, बक्सर, भोजपुर, ऑप्शन डी है पटना, गया, भोजपुर। जल्दी से बताइए। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। पटना, गया और औरंगाबाद हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न कहता कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथुर गांव में छत जल संग्रह की व्यवस्था है, यानी कितने घरों में? देख लीजिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। कहेगा गंडाथुर गांव किस जिले में स्थित है? तो मैसूर जिले में। मैसूर कहाँ है? तो कर्नाटक राज्य में है। समझ गए ना। आपका ऑप्शन ए है 100 घरों में व्यवस्था किया गया है, ऑप्शन बी है 200 घरों में किया गया है, ऑप्शन सी है 300 घरों में किया गया है, या ऑप्शन डी है 400 घरों में छत जल संग्रहण की व्यवस्था किया गया है। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 200 घरों में किया गया है। चलिए 37 नंबर प्रश्न सोन नदी घाटी परियोजना की पश्चिमी शाखा से कितनी उपशाखाओं का निर्माण हुआ है? इसका मतलब ये हुआ बाबू सोन नदी घाटी के दूगो शाखा है, एगो पूर्वी शाखा, एगो पश्चिमी शाखा है। ये भी हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन कर रहा है सोन नदी घाटी परियोजना की पश्चिमी शाखा से कितनी उपशाखाओं का निर्माण हुआ है? आपका ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो बाबू ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा, 3 शाखा है। कितना है? 3 शाखाओं का निर्माण हुआ है।
आप लोग उस तीनों शाखाओं का नाम बोलिएगा। क्या हो सकता है तो क्वेश्चन आगे भी दिया गया होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न कहता है किसका सूखाग्रस्त प्रदेश, किस जगह का, किस क्षेत्र का सूखाग्रस्त प्रदेश बिहार का चावल आज आज वर्तमान में बिहार के चावल का कटोरा के नाम से विभूषित हो रहा है। बाबू बताइए। आपका ऑप्शन है गंगा का क्षेत्र, ऑप्शन बी है गंडक का क्षेत्र, ऑप्शन सी है कोसी का क्षेत्र, या ऑप्शन डी है सोन का क्षेत्र। जल्दी से बताइए 38 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होने वाला है। तो बाबू सोन का जो है, सोन का सूखाग्रस्त प्रदेश जो है वो आज हम लोग बिहार को उसको चावल के नाम से, चावल के कटोरा के नाम से विभूषित विभूषित हो रहा है। ठीक ना। आइए 39 नंबर प्रश्न पर। कथा निम्नलिखित में से कौन सोन की सहायक नदी है। बहुत बढ़िया प्रश्न। आपका ऑप्शन ए है रिहंद नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है गोदावरी नदी, ऑप्शन डी है स्वर्ण रेखा नदी। जल्दी से बताइए 39 का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रिहंद नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है। आइए 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक ना। कहता बिहार विभाजन से पूर्व, बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न, किताब में लिखा हुआ है ये सब चीज। बिहार विभाजन से पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस नाम से जाना जाता था। बहुत बढ़िया प्रश्न। बिहार विभाजन से पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना को किस नाम से जाना जाता था। आपका ऑप्शन ए है दुर्गावती जलाशय योजना, ऑप्शन सी है बी है बरनार जलाशय योजना, ऑप्शन सी है कद्दवन जलाशय योजना, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। क्या, जल्दी से बताइए। तो बाबू ये कद्दवन, कद्दवन जलाशय योजना के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब आप कमेंट करके बताइए आप सबको 40 में से कितना नंबर आया है। इसके बाद आपका 5 प्रश्न शायद और है। ठीक ना। चलिए 41वां प्रश्न, यानी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। हम आप लोगों के लिए खुद मेहनत करते हैं। ठीक ना। चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। कहता देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ये क्वेश्चन सभी किताब में, सभी गाइड में, हर एक सर, सब सर जी पढ़ाते हैं। कौन कहा, जल्दी बताइए बाबू। महात्मा गांधी कहे थे, नहीं कहे थे। राजेंद्र प्रसाद जी कहे थे, नहीं कहे थे। स्वामी विवेकानंद जी कहे थे, नहीं कहे थे। तो कौन कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न कहता है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। सबसे पहला यहाँ देखिए बाबू, यहाँ ध्यान दीजिए। गोविंद सागर ये कैसा है, कृत्रिम जलाशय। कैसा है, कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया जाता है। कहता ये संबंधित है रिहंद बांध से है, हीराकुंड बांध से है, भाखड़ा नंगल बांध से है, या नरोड़ा बांध से है। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। कहता गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। किससे संबंधित बाबू, ये बी नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, रिहंद बांध से है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, सही कर लीजिएगा। इसका बताइए भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हीराकुंड बांध है। क्या है, हीराकुंड बांध है। चलिए 44 नंबर प्रश्न कहता है भूमि टंकी, भूमिगत टंकी जो है वो टंका, क्या नाम है, टंका। कहता है किस राज्य में मिलता है। भूमिगत टंकी को टंका कहा जाता है, किस राज्य में मिलता है। आपका ऑप्शन ए है बिहार में, ऑप्शन बी है गुजरात में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। जल्दी से बताइए। तो बाबू ये राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, राजस्थान में। आइए इस चैप्टर का लास्ट सवाल, 45 गो सवाल दिए हैं। ठीक ना। कहता भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है। आपका ऑप्शन ए है ब्यास नदी पर, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी है सतलज नदी पर, ऑप्शन डी है यमुना नदी पर। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर ऑप्शन सी होने वाला है, सतलज बांध पर बना है, सतलज नदी पर बना है। ठीक ना। कमेंट करके बताइएगा आप लोग 45 में से आप लोगों को कितना नंबर आया है। ठीक ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बाबू सब शेयर कीजिएगा, ताकि और सब बच्चे को डिटेल से नॉलेज मिल सके। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।